Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal, presenting you all daily current analysis covering 28th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एनहांस द सब्सिडी फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स. नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी है उसे एनहांस कर दिया है. इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल से हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सबसे पहले तो रीज़न समझ में आए that why did the union cabinet has increased the enhancement in subsidies for the non-urea fertilizers. क्यों non-urea fertilizers की जो सब्सिडी है उसे इंक्रीज़ किया गया है. तो अगर हम हमारी करंट एग्रीकल्चरल सिचुएशन देखें, सो खारिफ क्रॉप सीजन इज़ कमिंग अप एंड फिलहाल बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यूरिया और जो फर्टिलाइज़र प्राइसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं. सो इन वेक ऑफ दिस यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एनहांसमेंट इन सब्सिडीज़ ऑन द नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स फॉर द अपकमिंग खरीफ क्रॉप्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स मेंशन किए गए हैं, तो ये तो समझ में आता है कि हमारे पास यूरिया बेस्ड फर्टिलाइज़र्स हैं और नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स हैं. तो अगर हम यूरिया फर्टिलाइज़र्स की बात करें, यूरिया पे जो सब्सिडी मिलती है, तो गवर्नमेंट उसका जो रिटेल प्राइस है, यूरिया का जो रिटेल प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है. एंड इसके बाद जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको सब्सिडाइज़ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द फिक्स सेलिंग प्राइस. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है और जो सरकार ने जो रिटेल प्राइस तय किया है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी के तौर पे देती है. सो दिस सिस्टम गोज़ विद रिस्पेक्ट टू द सब्सिडी ऑन यूरिया. But if we talk about the subsidies that are given on the non-urea fertilizers, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो सब्सिडी है वो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र मेकर्स को देती है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट बेस्ड रेट्स. न्यूट्रिएंट बेस्ड रेट्स के ऊपर जो सब्सिडी है वो मैन्युफैक्चरर्स को दी जाती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. MRP जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स की है, दिस इज़ काइंड ऑफ फिक्स्ड बाय कंपनीज. ये डिफरेंस है, ये याद रखेंगे. यूरिया का जो MRP है, रिटेल प्राइस है, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, लेकिन जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं उसका जो रिटेल प्राइस है वो कंपनीज फिक्स करती हैं. एंड सेंटर यहाँ पे जो रोल प्ले करता है, दैट इज़ इट बेसिकली पेज अ फ्लैट पर 10 सब्सिडी. एक टन के ऊपर जो फ्लैट सब्सिडी दी जाती है, एंड दिस इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली टू इंश्योर दैट दे आर प्राइस्ड एट अ रीजनेबल रेट्स. कुछ इम्पॉर्टेंट नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के नेम हमें याद होने चाहिए. डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन यूरिया फर्टिलाइजर. म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP, it is also an important non-urea fertilizer. And all these non-urea fertilizers, they are regulated under nutrient based subsidy scheme. जैसा कि हम देख रहे हैं, nutrient based subsidy scheme फॉलो होती है for the non-urea fertilizers. लेकिन यूरिया के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो MRP गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी. कमिंग बैक टू द न्यूज़ आर्टिकल, सो राइट नाउ हमारे जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट के, DAP के, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं. एंड इसके जो रॉ मटेरियल जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, और ये जो इंक्रीज कॉस्ट है दिस इज़ बिन बेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये जो सब्सिडी इंक्रीज़ किया गया है, नाउ विद द सब्सिडी इट वुड बी 2,501 रुपीज़ पर बैग ऑफ DAP, और इससे पहले जो एग्जिस्टिंग सब्सिडी चल रही थी दैट वाज ऑफ 1,650 पर बैग. सो विच इज़ अ 60% इंक्रीज़ ओवर द लास्ट ईयर सब्सिडी रेट. पिछले साल के कंपैरिजन में 50% इंक्रीज़ हो चुका है.
एंड यहाँ पे अगर हम डायमोनियम फॉस्फेट का प्राइस राइज देखें, रॉ मटेरियल का प्राइस राइज देखें, सो दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 80%. So for the upcoming Kharif season, government has enhanced the subsidy cover for the non-urea fertilizers. हमने यहाँ से समझ लिया कि यूरिया और नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स को सब्सिडी कैसे मिलती है, और नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स के लिए इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ दिस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम. सो ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स के थ्रू दिस वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल 2010 से ही ये स्कीम चल रही है. एंड अंडर दिस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो फिक्स अमाउंट है सब्सिडी का, वो डिसाइड किया जाता है ऑन अ एनुअल बेसिस पे सब्सिडी का फिक्स अमाउंट डिसाइड किया जाएगा. एंड इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन ईच ग्रेड ऑफ सब्सिडाइज्ड फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर्स. फॉस्फेटिक एंड पोटासिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए हर एक ग्रेड के फॉस्फेटिक और पोटासिक जो फर्टिलाइजर्स हैं इनके ऊपर हमें एनुअल बेसिस के ऊपर सब्सिडी मिलती है. एंड इससे ये इंश्योर किया जाता है दैट देयर इज़ बैलेंस्ड यूज़ ऑफ द फर्टिलाइजर्स, एंड दिस ऑल्सो एम्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी and also to promote the growth of indigenous fertilizer industry. very important point. इससे हमारे जो indigenous fertilizer industries हैं उसको भी boost मिलता है, and it also reduces the burden on subsidy. Moving ahead, इसी न्यूज़ आर्टिकल से एक और चीज़ important हो जाती है, the fertilizer consumption in India. इंडिया के अंदर फर्टिलाइज़र कंजम्पशन किस तरह होता है इसे समझना ज़रूरी है. फॉर रेफरेंस विल टेक फाइनेंशियल ईयर 2020, एंड उस टाइम पे इंडिया का जो फर्टिलाइज़र कंजम्पशन था दैट वाज अराउंड 61 मिलियन टन्स, एंड जिसमें कि 55% यूरिया यूज़ किया गया था, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी हैव इंक्रीज्ड बाय 5 मिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2021. नाउ जो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स हैं जिसमें हमारा MOP आ जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश आ जाता है, DAP आ जाता है, डायमोनियम फॉस्फेट है, इनकी जो वैरायटीज़ हैं दे कॉस्ट हायर. सो डेफिनेटली ये बात याद रखेंगे कि जो नॉन यूरिया वैरायटीज़ हैं दे कॉस्ट हायर. सो मैनी फार्मर्स दे प्रेफर टू यूज़ मोर यूरिया देन विच इज़ एक्चुअली नीडेड बिकॉज यूरिया कंपैरेटिवली सस्ता है. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स भी लिए हैं जिसके थ्रू जो यूरिया कंजम्पशन है उसे रिड्यूस किया जा सके. एंड फॉर दिस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड नीम कोटेड यूरिया. गवर्नमेंट ने नीम कोटेड यूरिया इंट्रोड्यूस किया था. दिस वाज बेसिकली टू रिड्यूस द इलीगल डाइवर्जन ऑफ यूरिया फॉर नॉन एग्रीकल्चर एरियाज़. नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए इसे इलीगल डाइवर्जन जो होती है उसे रिड्यूस करने के लिए नीम कोटेड यूरिया रिलीज़ किया गया. एंड इट ऑल्सो स्टेप्ड अप द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड ज़ीरो बजट फार्मिंग. इससे ऑर्गेनिक और ज़ीरो बजट फार्मिंग को भी बूस्ट दिया गया. करंटली हम इंडिया की बात करें तो हमारी जो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन है दैट इज़ अराउंड 42 to 45 मिलियन टन्स, और हमारा जो इम्पोर्ट है दैट इज़ अराउंड 18 मिलियन टन्स. And then we have very well discussed the case of subsidies that are given on urea. यूरिया पे किस तरह सब्सिडी मिलती है वो हमने समझ लिया. नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स पे किस तरह मिलती है वो हमने यहाँ से समझ लिया है. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब भी हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो वी रियली वांट टू अचीव फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी इन इंडिया. देयरफॉर ये जो कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस तरह से MRP सेट किया जाता है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी की डायरेक्शन कैसी रह रही है फर्टिलाइजर्स को लेकर, ये हमें क्लियर होनी चाहिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर GS पेपर 2 एज वेल एज़ फॉर GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू. स्पेशली जब हम GS पेपर 3 की बात करते हैं तो वहाँ पे टॉपिक आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़. वहाँ के लिए उस रीजन में ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो इट्स अबाउट द प्ली विच चैलेंजेस द सेडिशन लॉ. सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस डाली गई हैं विच चैलेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द सेडिशन लॉ, एंड इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने
5th मई की डेट फिक्स की है फॉर द हियरिंग ऑफ दीज पिटिशंस विच चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द सेडिशन लॉ. सो देयरफॉर इस टॉपिक की अगर हम रेलेवेंस देखें, so it's important for us to know what is sedition, and to let's just quickly overview the sedition law, the related provisions of this particular law, constitutionality of it, concerns and criticism which are hovering over the sedition law. तो सबसे पहले सेडिशन लॉ का जो बैकग्राउंड है वो समझते हैं. तो सेडिशन लॉज 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में से इनैक्ट किया गया था, when lawmakers basically believed that only good opinions of government should survive. गवर्नमेंट को लेकर जो गुड ओपिनियंस हैं सिर्फ उन्हीं को सर्वाइव करना चाहिए, एंड द बैड ओपिनियंस फॉर गवर्नमेंट और फॉर मोनार्की, दीज आर डेट्रीमेंटल टू द गवर्नमेंट. एंड देयरफॉर ये जो लॉ है ये ओरिजिनली 1837 में थॉमस मकैले ने इसे ड्राफ्ट किया था. हाउएवर जब इंडिया में इंडियन पीनल कोड इनैक्ट किया गया था 1860 में, तब इस एक्ट को ओमिट किया गया था. दिस एक्ट वाज नॉट इंक्लूडेड. बट देन सेक्शन 124A इट वाज इंसर्टेड इन द IPC इन 1870. 1870 में जो सेक्शन 124A है इसे इंसर्ट किया गया बाय सर जेम्स स्टीफन. So when he felt that there is need for specific sections to deal with the offences, तब 1870 में सेक्शन 124A IPC के अंदर ऐड किया गया. It was one of the many draconian laws that was enacted, to stifle any voice of dissent at that point of time. इस एक्ट को इवन यूज़ किया गया था to silence महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक as well. Now अगर हम प्रेजेंट टाइम में सेडिशन लॉ की बात करें, तो प्रेजेंटली भी जो सेडिशन है इट्स अ क्राइम अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC. Section 124A of IPC, it defines sedition. Section 124A of IPC, it defines sedition as an offence which is committed when any person by word, either spoken or written, by signs, by visual representation, or otherwise brings or attempts to bring any hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by the law in India. तो कुछ भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बैड ओपिनियन जाता है, कुछ भी, इवन इफ यू रेजिंग अ वॉइस, writing something, saying something, making any sign, excited the crowd or tried to excite it, this is all an offense. And इस disaffection में basically disloyalty and all feelings of enmity को include किया गया. However, comments without exciting or attempting to excite the hatred, contempt or disaffection, it will not constitute an offence under this section. According to section 124A of IPC, sedition offence की जो punishment है, it's a non-bailable offence, and according to section 124A जो punishment है, it can range from imprisonment up to 3 years to the lifetime term. And a person who is charged under this law is barred from the government job as well. And then they have to live without their passport, and they must produce themselves in the court all the time when it is required. तो सेक्शन 124A IPC का सेडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बोलता है वो हमने देख लिया. Now if we analyze this and we see the arguments which are in the favor of this section 124A, तो कहा जाता है कि इसकी यूटिलिटी तब आती है जब हम एंटी नेशनल, सेक्शनलिस्ट, टेररिस्ट एलिमेंट से डील करते हैं, तब सेडिशन लॉ की ज़रूरत पड़ती है. एंड इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम एन अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट बाय एनी काइंड ऑफ वायलेंस और इलीगल मास. इससे गवर्नमेंट को बचा के रखता है. इफ़ देर इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट इन्वाइट्स पीनल एक्शन. तो सिमिलरली अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट कर रहा है तो उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. There are many districts in different states that faced Maoist insurgency, and rebel groups हैं वहाँ पे, and they openly advocate to overthrow the state government by revolution. तो उनके against इसे use करेंगे.
एंड अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड ये जो अबॉलिशन की बात हो रही है, दैट अबॉलिशन ऑफ सेक्शन 124A, दे सेइंग दिस विल बी इल एडवाइज्ड मेनली बिकॉज इट हैज़ बीन रॉन्गली इन्वोक्ड इन सम हाईली पब्लिसाइज्ड केसेस। कुछ केसेस में इसको रॉन्गली यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस लॉ को, इस यूज़फुल लॉ को ओवरथ्रो कर देंगे। वेयरएज अगर हम उन आर्ग्यूमेंट्स को देखें जो कि सेक्शन 124A के अगेंस्ट में हैं, तो सबसे पहले तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटी किया गया है, ये उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा देता है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो कहा जाता है कि डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इट्स अ वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ रोबस्ट पब्लिक डिबेट इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी and they should not be considered as sedition. So Britishers ने जिन्होंने इंडियंस को ऑप्रेस किया by introducing sedition, they have themselves abolished this law in their country. तो अगर इंग्लैंड में ही वो लॉ अबॉलिश हो चुका है जिनकी वजह से इंडिया में ये लॉ आया था, तो why India should not abolish this section, that is unclear. तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ की गई है सेक्शन 124 में डिसअफेक्शन टर्म काफ़ी वेग है एंड इसके अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आईपीसी और जो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है 2019 का, दे हैव दिस प्रोविजन जिसके अंदर कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर को डिसरप्ट करता है, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करता है विद वायलेंस और इलीगल मीन्स, उनको आप पिनलाइज कर सकते हैं अंडर आईपीसी एंड यूएपीए। So these laws are sufficient to protect the national integrity. However, ये देखा गया है कि जो sedition law है इसे misuse किया गया है. This has been misused as a tool to prosecute political dissent. 1979 में इंडिया ने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को रेटिफाई किया था एंड दिस बेसिकली सेट्स फोर्थ द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन अगर सेडिशन का मिसयूज़ हो रहा है, देयर आर आर्बिट्ररी स्लैपिंग ऑफ द चार्जेस, सो दिस बिकम्स इनकंसिस्टेंट टू आवर इंटरनेशनल कमिटमेंट टू ICCPR। अल्टीमेटली अगर हम इसको कंक्लूड करें, वे फॉरवर्ड देखें, सो इंडिया इज़ डेफिनेटली लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू आवर डेमोक्रेसी। तो जो एक्सप्रेशन है या फिर जो थॉट है दैट इज़ नॉट इन कंसोनेंस विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सेडिशन। सेक्शन 124A को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए टू कर्ब फ्री स्पीच। Moving ahead, our next news article is again important from Indian economy point of view. It is about the fuel pricing mechanism in India. So recently, Prime Minister Narendra Modi has said that the fuel prices are too high in some states and they are not passing the benefits of the centre's excise duty cut to the people. तो इसे समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है, सेंटर और स्टेट का रोल क्या आता है व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग द फ्यूल प्राइस, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इंडिया में फ्यूल प्राइसेस किस तरह डिटरमाइन किए जाते हैं। तो जो फ्यूल रेट्स हैं, हर दिन सुबह 6 बजे इसको रिवाइज किया जाता है एंड दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड डायनामिक फ्यूल प्राइस मेथड एंड दिस बेसिकली मेक श्योर कि अगर किसी भी तरह की वेरिएशन ग्लोबली ऑयल प्राइसेस में आ रही है, सो थ्रू आउट द डे दे आर ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड टू द फ्यूल यूजर्स एंड डीजल्स। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इस क्रूड ऑयल को हम हमारी डोमेस्टिक रिफाइनरीज़ के अंदर प्रोसेस करते हैं जिससे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जनरेट करते हैं। तो इस बात को समझेंगे कि हम हमारा 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ये क्रूड ऑयल हमारे इंडिया की जो डोमेस्टिक रिफाइनरीज़ हैं वहाँ पे जाता है और इन रिफाइनरीज़ में इसको प्रोसेस करने के बाद हम हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको जनरेट करते हैं। ये चीज़ पहली बात आपने याद रखनी है। एंड इसका जो लार्ज शेयर है, हमारा जो पेट्रोल का जो लार्ज शेयर है, वो इसी प्रोसेस से आता है। हम बहुत रेयरली पेट्रोल और डीजल डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, वे बेसिकली इंपोर्ट द क्रूड ऑयल ओनली
एंड इस क्रूड ऑयल को इन 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है एंड देन इट कम्स टू द ऑटोमोबाइल्स इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए हमें विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल इन इंडिया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑयल रिफाइनरीज़ की, इफ़ वी टॉकिंग अबाउट ऑयल रिफाइनरीज़, सो ये जो रिफाइनरीज़ हैं दे बाय और एक्सट्रैक्ट द क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल खरीदती हैं एंड देन दे कन्वर्ट दीज क्रूड ऑयल इनटू पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, बायोफ्यूल। फॉर एग्जांपल वी हैव कुछ रिफाइनरीज़ हैं हमारे पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, नयारा एनर्जी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ONGC. So they actually buy crude oil and then they extract, वहाँ से पेट्रोल और डीजल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ में आता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़। ठीक है जी, ये वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जो कि इस कन्वर्टेड क्रूड को, पेट्रोल डीजल को मार्केट करते हैं टू द डीलर्स एंड अल्टीमेटली जो कि यूज़र्स के पास पहुंचता है, उसे हम कहते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़। फिर कुछ होते हैं डीलर्स। डीलर्स कौन हैं? जो कि वो लोग जो कि इस बिज़नेस के अंदर एंगेज्ड हैं, दोज हु बाय फ्यूल्स फ्रॉम दीज कंपनीज एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट दीज टू द यूज़र्स। अल्टीमेटली आते हैं हम और आप यूज़र्स, जो कि जो फ्यूल के लिए हम लोग ख़रीदते हैं या फिर एयरप्लेन ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ खरीदती हैं फॉर एविएशन। सो हम अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं यूज़र्स के पास। तो ये कुछ एक साइकिल आपने समझनी है। नाउ गवर्नमेंट किस तरह फ्यूल प्राइसेस को तय कर सकता है, दैट वी नीड टू नो। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव अ टूल टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ फ्यूल बाय एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाता है। स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड दे कैन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ द फ्यूल बाय इम्पोजिंग वैट। वहाँ पे वो वैट लगा सकते हैं। इसी को लेकर ये न्यूज़ आर्टिकल आया है। इस न्यूज़ आर्टिकल में यही कहा गया है कि कुछ स्टेट्स के अंदर पेट्रोल प्राइस, फ्यूल प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया है, लेकिन उसके बेनिफिट्स लोगों तक नहीं पहुंचे हैं बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वैट ले रही है। आफ्टर दैट वी नीड टू नो हु इज़ ऑफिशियल रेगुलेटर ऑफ फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दीज टैक्सेस, central government regulates the prices of fuel through the base prices and cap prices at which dealer and oil manufacturing companies they deal with each other, और इससे डिसाइड किया जाता है by the petroleum planning and analysis cell. Petroleum planning and analysis cell, this is under Ministry of Petroleum and Natural Gas. So lastly clear होना चाहिए कि जो फ्यूल रेट्स हैं दीज आर डिसाइडेड बाय द ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करता। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू एडजस्ट द प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रेट्स। हाउएवर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्राइसेस हैं इनके ऊपर टैक्स ज़रूर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है। And fuel prices in India, they are one of the highest taxed in the world. On an average, we pay 1 liter fuel consists of average 70% taxes. हमारा जो 1 liter fuel है उसमें 70% taxes की पेमेंट हम कर रहे होते हैं। एंड इसीलिए इवन जो फ्यूल है वो डिफरेंट स्टेट्स में वेरी करता है, क्योंकि इस पर वैट जो लगाती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। हर एक स्टेट का वैट अलग अलग होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट स्टेट्स में फ्यूल की जो प्राइसेस हैं उसमें डिस्पैरिटी आती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो द आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, दे हैव बिल्ट अ म्यूजियम इन इलेरू। इलेरू में एक म्यूजियम बिल्ड किया गया है एंड जहाँ पे नियरली 400 आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं विच डेट बैक टू अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो कि हमारा 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी BC तक का जो पीरियड है, वहाँ से 400 के करीब आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पे रखा गया है। 6th सेंचुरी और 4th सेंचुरी से लेकर
हमारा जो 19th सेंचुरी AD तक के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं. And for this, Union Ministry of Culture has granted 3.75 crore under the upgradation of museum scheme for this 5 crore project in Eleru town. And ये जो म्यूज़ियम है ये कुछ 2000 स्क्वायर यार्ड कैंपस में बनाया गया है. एंड ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको कुरनूल, रुद्रमकोटा, नेल्लोर, गुंटूर, विजयवाड़ा, काकीनाडा, इन सब जगहों से इन आर्टिफैक्ट्स को लिया गया है. इन आर्टिफैक्ट्स में कुछ टूल्स हैं, कुछ स्कल्पचर्स हैं, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, कॉपर इंस्क्रिप्शंस हैं, ब्रॉन्ज क्रोइन, वेपन्स, ऑयल पेंटिंग्स, ऑल फ्रॉम 18th एंड 19th सेंचुरी इनको यहाँ पे रखा गया है. एंड देयर इज़ अ सेक्शन ओवर देयर, बुद्धिज़्म सेक्शन, जिसमें अयाका पिलर्स जो हैं उनको वहाँ पे रखा गया है. एंड कुछ और रेमिनेंट्स जो कि वुल्टूरू और पिनाकदमी से लिए गए हैं इन दी गोदावरी रीजन, उनको बुद्धिज़्म सेक्शन के अंदर डिस्प्ले किया गया है. ऑल्सो एक रेड स्टोन मंडपा शेड है जो कि कोटा डिब्बा से मिला है. ये एल्यूरू में एक मेन अट्रैक्शन है फॉर दिस पर्टिकुलर म्यूज़ियम. सो दिस रेड स्टोन मंडप, this mandap is the main focus of attraction in this museum. इस म्यूज़ियम में डिजिटल फैसिलिटीज़ भी रखी गई हैं. तो ये नहीं भूलेंगे कि जो रेड स्टोन मंडप है जिसे कोटा डिब्बा से लिया गया है, दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस एल्यूरूज म्यूज़ियम. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आर्ट एंड कल्चर. आगे बढ़ते हैं. जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है. Cabinet Committee on Economic Affairs, which is chaired by Prime Minister, they have approved an investment of 4,526 crore for the 540 megawatt Kwar hydroelectric project. जम्मू एंड कश्मीर में क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी गई है. दिस प्रोजेक्ट विल बी सिचुएटेड ऑन रिवर चेनाब. ये क्वार प्रोजेक्ट रिवर चेनाब के ऊपर सिचुएटेड होगा in the Kishtwar district of Jammu and Kashmir. Very 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 important. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. Small satellite launch vehicle, it basically aims to cater the market for the launch of small satellites into Earth's low orbit. Earth के low orbit में small satellites को launch करने के लिए इसको cater किया गया है. This is the aim of this. And recent years में भी developing countries, universities, private corporations, इन सब की demand बढ़ती जा रही है for the small satellites. तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट व्हीकल एंड इसका जो वेट है दैट इज़ ओनली 110 टन्स एंड इट बेसिकली टेक्स ओनली 72 आवर्स टू इंटीग्रेट. बाकी लॉन्च व्हीकल को इंटीग्रेट करने में 70 डेज़ लग जाते हैं और इसको बनाने में 72 आवर्स लगते हैं. एंड इट कैन कैरी द सैटेलाइट विच वेज अप टू 500 kg. 500 kg तक के सैटेलाइट को ये कैरी कर सकता है और अर्थ के लो ऑर्बिट में इसे पहुंचाया जा सकता है. एंड जो हमारा ट्राइडेंट टेस्टेड है PSLV, इट कैन लॉन्च दी सैटेलाइट्स इन द रेंज ऑफ 1000 kg. जो SSLV है इसकी 3 स्टेजेस हैं एंड ऑल सॉलिड व्हीकल है. इट्स अ 3 स्टेज ऑल सॉलिड व्हीकल और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ ऑफ 500 kg. तो ये चीज़ याद रखेंगे कि ये 3 स्टेज ऑल सॉलिड व्हीकल है. एंड लो अर्थ ऑर्बिट में ये 500 किलोमीटर्स इंटू ले जा सकता है. एंड अगर हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें, सो 300 kg तक इसकी कैपेसिटी रहती है विद रिस्पेक्ट टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. सो दिस इज़ द परफेक्टली सूटेड फॉर द लॉन्चिंग ऑफ मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट्स. माइक्रो सैटेलाइट्स के लॉन्च के लिए परफेक्ट है एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप्स एज वेल. जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं SSLV के, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लो कॉस्ट है एंड इट इज़ लो टर्न अराउंड टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अकोमोडेटिंग द मल्टीपल सैटेलाइट्स. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड इसकी जो लॉन्च है वो उसके ऊपर डिमांड फिजिबिलिटी भी आती है. तो SSLV का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो इसके डेवलपमेंट और इसकी मैन्युफैक्चरिंग से एक अच्छा सिनर्जी क्रिएट हो सकती है बिटवीन स्पेस सेक्टर एंड प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री.
एंड दिस इज़ द राइट नाउ मेन एम ऑफ आवर स्पेस मिनिस्ट्री एज वेल कि एक सिनर्जी बन सके बिटवीन स्पेस सेक्टर एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज एज वेल. Indian industries, they have also has been a consortium with the production of PSLV and they should also come together to produce the SSLV जब एक बार ये टेस्ट हो जाए. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो यूनियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रिवैम्प द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिससे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ और डेथ रियल टाइम में रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है with minimal human intervention and independent of location, इसे और रिवैम्प करने की ज़रूरत है according to 2021 annual report of the Union Health Ministry. So ये जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है जिसके थ्रू कंटिन्यूस, परमानेंट और कंपल्सरी यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग होती है ऑफ बर्थ, डेथ्स और स्टिल बर्थ्स. एंड यहाँ से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है दिस इज़ वेरी एसेंशियल, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग एज वेल. आगे बढ़ते हैं. सो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड प्रोजेक्ट फॉर अपग्रेडिंग 2G मोबाइल सर्विस टू 4G एट द सिक्योरिटी साइट्स इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एरिया. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एरिया में 2G मोबाइल सर्विसेज को अपग्रेड करके 4G पे लेकर जाना और इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का जो प्रोजेक्ट है उसे यूज़ किया गया है फॉर दिस अपग्रेडेशन. सो देयरफॉर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट व्हाट इज़ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. सो ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है इट बेसिकली इंश्योर्स कि वी हैव यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू क्वालिटी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज हैं उसके लिए वी हैव नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस. एंड इसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने 2002 के अंदर इसे क्रिएट किया था. एंड दिस इज़ बेसिकली ए नॉन लैप्सेबल फंड एंड जो भी इसका अनस्पेंट अमाउंट होता है फॉर अ वन टारगेटेड फाइनेंशियल ईयर इट डज़ नॉट लैप्स एंड इसको फर्दर नेक्स्ट ईयर स्पेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है. जितने भी क्रेडिट्स इस फंड में किए जाते हैं दिस रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्योंकि इसकी स्टैट्यूटरी सपोर्ट भी है इसे अंडर इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003. ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखें तो इससे जो ICT सर्विसेज के लिए नेटवर्क एक्सटेंशन होगा it will also stimulate the uptake of the ICT services. सोशली जो अंडरसर्व्ड एरियाज़ हैं या फिर जो अनसर्व्ड ग्रुप्स हैं वहाँ पे दिस कैन एक्ट एज अ ब्रिजिंग एक्सेस गैप. पोलिटिकली भी दिस विल इनेबल सिटीजन्स टू एक्सरसाइज देयर पोलिटिकल राइट इन एन इन्फॉर्म्ड वे. कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसका फ़ायदा है बिकॉज इससे जो टेलीकॉम और डिजिटल रेवोल्यूशन का जो फ्रूट है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होगा and then there will be the fair allocation of the national resources. तो सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनको विलेज पब्लिक टेलीफोन्स मिलेंगे, रूरल कम्युनिटी फ़ोन्स मिलेंगे, रूरल हाउस होल्ड टेलीफोन्स, मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब वहाँ पर पहुँचेगा. एंड इस अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विस के साथ स्पेशली इन द रिमोट एंड रूरल एरियाज़ दिस कैन हेल्प स्टेमिंग द अर्बन माइग्रेशन. इससे अर्बन माइग्रेशन भी रुकेगी and this will also ensure employment generation opportunities in rural areas as well. इससे हमारे जो ICT सर्विसेज हैं रूरल एरियाज़ में वहाँ पे इसको लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी. रूरल पॉपुलेशन की इसमें पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होगी जिससे कि जो हेल्थ है और एजुकेशन है वो भी फैसिलिटेट होगी. एंड ऑल्सो हमारे जो BPOs हैं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो रीजन्स हैं जो कि रूरल एरियाज़ में हैं उनकी यहाँ पे ग्रोथ होगी. रूरल नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की भी यहाँ पे ग्रोथ होगी. एंड देयरफॉर इट इज़ परसीव्ड एज अ वेरी राइट टूल टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर एम्ड एट सोशल डेवलपमेंट एट द रूरल पॉपुलेशन. आगे बढ़ते हैं. सो चाइना में H3N8 विच इज़ द स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू इसकी फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन का केस सामने आया है. It matters a lot because this is the first time that this virus has jumped from the animal to human. But इस तरह लग रहा है कि this is one of the jump and इसका जो future risk of spreading है that is very low. And there are very different states of bird flu which are present in China.
एंड उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर देते हैं, बट वो लोग जो कि पोल्ट्री के अंदर काम करते हैं मेनली वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लास्ट ईयर भी चाइना से H1 H10N8 N3 का केस आया था। बर्ड फ्लू, जिसे हम एवियन फ्लू भी कह देते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा विच स्प्रेड्स अमंग द बर्ड्स एंड बहुत ही रेयर केसेस में दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमन्स ऑल्सो। बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं बर्ड फ्लू वायरस के एंड मोस्ट ऑफ देम दे डोंट इन्फेक्ट ह्यूमन्स। देर आर 4 strains that have caused concern in recent years. H5N1 1997 तक रहा, H7N9 2013 तक रहा, H5N6 2014 से आया है एंड H5N8 2016 से आया है। तो बर्ड फ्लू एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बर्ड्स में होती है, विच इज़ कॉज्ड बाय एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस एंड इससे बहुत ही माइल्ड टू सिवियर इलनेस हो सकती है बर्ड्स में, दिस कैन इवन कॉज द डेथ ऑफ बर्ड्स। डोमेस्टिक पोल्ट्री जिसमें यहाँ पे चिकन्स जो हैं वो पर्टिकुलरली वनरेबल रहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है, याद रखिएगा कि वो डायरेक्टली ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता, बट वो लोग जो कि ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनमें ये साइन देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने जो करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस किया। इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQs भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, दे विल बी मेड अवेलेबल टू यू। टिल देन, thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.